यमन में आज सऊदी अरेबिया ने एक यूएई से आने वाली शिपमेंट को, उनके बहरी जहाज़ को निशाना बनाया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि असला भी था और गाड़ियाँ भी थीं। और उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से एक बयान भी आया है कि यूएई फोर्सेस जो हैं ये यमन की तरफ से, बल्कि उनकी जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल है उसका स्टेटमेंट आया कि जो यूएई की फोर्सेस हैं फौरी तौर पर यमन को छोड़ दें। सऊदी अरब ने इसको अपनी जो उनकी सिक्योरिटी है उसके लिए ख़तरा या रेड लाइन करार दिया इस वाक़े को। यूएई ने अभी से थोड़ी देर पहले जो अपना मिशन था यमन के अंदर उसके ख़ात्मे का ऐलान किया है। बहुत मुनासिब तरीके से, अगर मुसालिहाना तरीके से ये मामला तय हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। दो मुतहारिब जो ग्रुप हैं, एक को यूएई सपोर्ट करता है, सदर्न कौंसिल को यूएई सपोर्ट करता है, और प्रेसिडेंशियल जो उनकी कौंसिल है उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। जो हौसी बागी हैं उनको ईरानियन सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ने इसमें मुसालिहाना किरदार अदा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से बात की है। अभी से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहीम यार खान गए, जहाँ पर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो यूएई के प्रेसिडेंट है वो इस वक्त मौजूद है। एक रोज़ा उनका सरकारी दौरा था 26 दिसंबर को, उसके बाद से वो रहीम यार खान में अपने पैलेस में मौजूद है और वहाँ उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात की जो सरकारी तफसील है उसके मुताबिक तो दो तरफ़ा जो रिलेशंस हैं इक़्तिसादी और दिफाई मामलात के हवाले से उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, लेकिन जो ज़राए के हवाले से ख़बर हमारे रिपोर्टर्स दे रहे हैं वो कहा जा रहा है कि उसमें ये यमन की मौजूदा सूरत हाल और जो सऊदी अरब और यूएई के बयान थे उसका भी तज़किरा हुआ। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, यूएई की जो स्टेटमेंट आई कि हम अपना मिशन वहाँ काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो एक उन्होंने कहा मुख्तसर सा मिशन था उसको भी एंड कर रहे हैं। फोर्सेस हमारी पहले वहाँ से निकल चुकी हैं। तो ये लगता ये है कि स्टेप इन दी राइट डायरेक्शन है, क्योंकि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं डेवलप होनी चाहिए कि मिडल ईस्ट के अंदर दो जो अच्छे एलाइज़ हैं, जो अच्छे रिलेशंस रखते हैं दोनों ममालिक, उनका आपस में तनाव वाली कैफियत हो। और पाकिस्तान बीइंग ए फ्रेंड ऑफ द यूनाइटेड ऑफ सऊदी अरेबिया एज़ वेल एज़ यूएई, पाकिस्तान का रोल इसमें मीडिएशन वाला होना चाहिए कि दोनों के दरमियान में जो भी ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हुआ है यमन वाले इशू के ऊपर, उसको ब्रिज करने के लिए, उस गैप को रिमूव करने के लिए अपना किरदार अदा करे। आज के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी। जो पूरी दुनिया के दाएं बाएं के हालात देखें तो कहीं अमन सुकून नाम की चीज़ करीब करीब से नहीं गुजरी। पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का ख़ास करम है। एक चीज़, एक फैक्टर पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर उसकी बहुत शदीद कमी है, और वो है सियासी तौर पर एक मुस्तहकम किस्म की फ़िज़ा, जहाँ पर जमहूरियत के जो असूल हैं मुरवजा पूरी दुनिया के अंदर, उसके मुताबिक पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ एक प्रोसेस के नतीजे में वोट लें और वोट के नतीजे में हुकूमत बनाएं, और हुकूमत से जाने का तरीक़ाकार भी वही होना चाहिए जो आइन और कानून में दर्ज है। पाकिस्तान में इसके ऊपर अमल दरामद ना कभी हुआ है ना अभी तक हो सका है, लेकिन इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा के लिए शुरू हो जाए। 2022 में जो नो ट्रस्ट मूव आई इमरान खान के ख़िलाफ़, उसके बाद एक नया पाकिस्तान में माहौल बना। नया इसको मैं इसलिए कहूँगा कि उससे पहले के जो 10 साल थे वो ये था कि टू पार्टी सिस्टम के ख़िलाफ़ एक इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था। वो ये था कि इन्होंने बारियाँ अपनी लगाई हैं, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, इनकी बारियों को ख़त्म करना, और उसके लिए वो पीटीआई को और इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। 2011 के लाहौर जलसे से ये प्रोसेस शुरू हुआ था। 2018 में इमरान खान की हुकूमत तक यही कुछ था, सारा कुछ मुकम्मल सपोर्ट थी, सेम पेज की हुकूमत। वो जो हाइब्रिड सेटअप जिसको बार बार कहा जाता था, वो हाइब्रिड सेटअप टूटने के बाद से मामला संभाले में नहीं आ रहे। जो पीटीआई की हुकूमत में नून लीग और पीटीआई वाले सारे जेलों में थे, अब पीडीएम की हुकूमत बनी तो वो सारे तो बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने सारी पीटीआई की जो टॉप टियर थी उसको जेलों में डाल दिया। ये सिलसिला, ये साइकिल 90 की दहाई में भी ऐसे ही चलता था और अब भी वैसे ही चल रहा है। और जब तक हम इस साइकिल को ब्रेक करके आगे नहीं चलते, पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात बहुत कम है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि नून लीग के पास कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता था, चौधरी निसार अली ख़ान, इसाक डार और शहबाज शरीफ सफ़े अव्वल के अंदर, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जफ्फी डालकर पॉलिटिक्स करने के ऊपर यकीन रखते हैं और उसके लिए कोशिश करते रहते थे, इंगेज करते थे। पीटीआई के अंदर वो सड़क गरमाने वाला तो वो बयानिया बहुत अच्छा ताकतवर मौजूद है, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे एक्टिव हैं, लेकिन वो जब वो फाइट वाली सिचुएशन पे आते हैं तो टॉक वाला उनका चैप्टर बंद ही रहता है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली सियासत में चलाएंगे नहीं तो तब तक उनका आगे खुलने का दरवाज़ा जो है वो मुश्किल नज़र आता है। और पिछले 2 साल में सबसे बड़ी कमी पीटीआई की सियासत के अंदर यही नज़र आती थी। वो सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत मुतहरक है। जो जलसे जुलूस माजी में करते ने, हाल वाले जलसों में उनका वो प्रेशर कम हो गया, लेकिन जितने माजी वाले 2-2.5 साल के उनके जलसे थे उसमें वो दबाव भी बरकरार रखते हैं। लेकिन बातचीत की मेज़ के ऊपर उनका जो एफ़र्ट होनी चाहिए वो एफ़र्ट अभी तक नज़र नहीं आई है। और अल्टीमेटली वो सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जो लीडरशिप को मुश्किलात से दुचार कर देती है कि आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। इस वक्त आज जो हमारे पास स्टेटमेंट है बैरिस्टर गौहर साहब की,
वक्त वो कह रहे हैं कि मुलाकात की भीख मांग रहा हूँ। ये था उनका बयान है, इसको किसी को उनकी तज़हीक नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि एक बेबसी नज़र आती है कि वो करें तो क्या करें। और ये सारी पाकिस्तान की सियासी जमातों ने एक स्टेज के ऊपर ये वाला दिन देखा है। पीपल्स पार्टी ने भी देखा, 17 नशिस्तें रह गई थी। नून लीग ने भी देखा, पता नहीं 18 या 19 उनकी नशिस्तें रह गई थी। और अब ये अलमिया, ये सूरत हाल इस वक्त PTI के सामने है।